क्या कहूं कुछ समझ नहीं आ रहा। सिर्फ इतना कहूंगा कि ऐ खुदा तूने ये क्या किया। आंखें नम हैं, दिल में गम है, जुबान सिली सिली सी है, अब ना होश है। मुर्दा जिस्म और चिल्लाहट जहन में डोल रही है, कानों में मानो खामोशी बोल रही है। किसी की सिर्फ अस्थियां ही अस्तित्व का प्रमाण बची, तो किसी का झुलसा जिस्म अंतिम समाधान है। गैस जो बंद थी जब खुली तो किसी की आंखें खुल ना पाई, और जिनकी आंखें खुली वो खुली आंखें मंजर को देख ना पाई। मैं नहीं जानता इसको हादसा कहूं, लापरवाही कहूं, अनहोनी कहूं, या फिर इसे नियति कहूं, क्योंकि जिंदगी की जो गति अचानक थमी है उसने 11 को अकाल परलोक की गति पर चलने को मजबूर कर दिया है। और दर्जनों जिंदगियां मौत से जूझते हुए समझ नहीं पा रही कि हाय ये नियति का कैसा वे है जो चलते सफर का अंतिम पड़ाव। आप सोच सकते हैं कोई नींद के आगोश में होगा, कोई जहां पहुंचना चाहता होगा वहां की तैयारी कर रहा होगा, कोई परिवार से बात कर रहा होगा, और कोई सुबह सुबह सूरज उगने से पहले हाईवे से शहरों को देख रहा होगा। और किसी को पता नहीं चला होगा कि कब एक आग का गोला अस्थियां बना गया, सांसों को छीन कर ले गया। लेकिन क्या इसको रोका जा सकता था? क्या वक्त से पहले स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता था? क्या और अच्छे तरीके से जिंदगियों को बचाया जा सकता था? और ऐसा ना हो इसके लिए क्या किया जा सकता है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता नितिन सारस्वत जी, हमारे साथ परिवहन निरीक्षक यशपाल शर्मा जी हैं, विषय विशेषज्ञ शांतनु भसीन जी हैं, और हमारे साथ एलपीजी फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक गहलोत जी हैं। दीपक जी, क्योंकि आप एक ऐसे फेडरेशन के अध्यक्ष हैं जिनसे घरों का चूल्हा जलता है, लेकिन अफसोस यहां जिस्म जले हैं, यहां सांसें जली हैं, यहां सपने जले हैं, यहां परिवार जले हैं, यहां इंसान जले हैं। बस मैं पहला सवाल इसलिए आपसे कर रहा हूं क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस नियति को, इस अनहोनी को किसी भी तरीके से रोका जा सकता था? सबसे पहले तो इस बात पे बहुत खेद है, बहुत दुख है कि बहुत ही विभत्स हादसा था ये। इस हादसे को रोका जा सकता था ये कहना सही भी होगा एक मायने में, किंतु इसे एलपीजी का एक्सीडेंट नहीं मानते हुए ये ठीक है कि इस एक्सीडेंट में एलपीजी भी इन्वॉल्व थी, इसलिए बहुत भीषण हो गया। किंतु वहाँ पे जो व्यवस्था थी, जो सड़क पे जो यू टर्न है वो बहुत ही खतरनाक है, और इतने लंबे ट्रेलर्स जब वहाँ से टर्न करते हैं तो जो दुर्घटना हुई, एलपीजी जो है वो जब लिक्विड फॉर्म में होती है और जब अगर लीक कर जाए तो जहाँ तक फैलती है पूरी तरह हवा में फैल जाती है, और एक छोटी सी चिंगारी जो है वो अचानक आग का गोला बन जाती है जिसका किसी पूर्व आभास भी नहीं होता। तो इसे कैसे टाला जा सकता था? इसमें तो यही है कि एक्सीडेंट नहीं हो, और एक्सीडेंट नहीं होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक्सीडेंट होने के, एक्सीडेंट अवॉइड करे जाने के भी बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। वहाँ पर एक जो भाखरोटा, जो एक ब्लैक स्पॉट कह सकते हैं हम, वहाँ पर जो टर्निंग है, जो सारा का सारा ट्रैफिक, बड़े बड़े हैवी ट्रक्स का जो ट्रैफिक है वहाँ पे यू टर्न करता है, तो वहाँ पे हमेशा हादसे का अंदेशा बना रहता है। आज अनफॉर्चुनेटली एलपीजी इन्वॉल्व हो गया और वो हादसा बहुत ज़्यादा भीषण हो गया। ये शुक्र है कि ये एक शुक्र है कि एक और
एलपीजी टैंकर उसके पीछे था, वो उसमें आग नहीं लगी, हालांकि उसका केबिन जल गया। तो सर शुक्र तो बहुत चीज़ों का है। शुक्र तो इस बात का भी है कि पेट्रोल पंप था, शुक्र तो इस बात का भी है कि 400 मीटर पर गैस पाइपलाइन थी। अगर मानिए घटना वहां तक जाती तो फिर क्या होता, शहर के शहर को क्या हम खंडर बनते हुए देखते। यशपाल शर्मा जी, जो प्राथमिक तौर पर दीपक गहलोत जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक ऐसा यू टर्न है जिसने जिंदगियों को डायरेक्ट परलोक पहुंचा दिया है। क्या कभी इस पर ध्यान नहीं गया? सबसे पहले तो आज जब जयपुर वासी सुबह सुबह उठे तो ये सभी को जो ये विभत्स जो दुर्घटना हुई, दुर्घटना का बिग डिजास्टर ऑन रोड NH-48 पे, तो सभी सुनकर हतप्रभ रह गए और संवेदना व्यक्त करने के लिए मेरे पास तो इवन शब्द भी नहीं है। इसमें रियल टाइम जो सॉल्यूशन है, रियल टाइम जो है, इसमें पहले तो फैक्टर्स में जाना चाहूँगा मैं। जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर उसमें पहली चीज़ तो रोड, दूसरा रोड के यूज़र मींस जो टैंकर चला रहा था ड्राइवर, जो दूसरे विक्टिम्स हैं, बस का ड्राइवर थे या बस के जो सवारियां थीं या आसपास के जो बाशिंदे थे रहने वाले, वो सभी। उसके अलावा रोड इंजीनियरिंग, रोड के यूज़र्स, ये सारी चीज़ें पे इसमें सुधार की आवश्यकता है। इवन ड्राइवर, नॉर्मली एक्सीडेंट्स में जो FIR होती है उसमें चालक की लापरवाही दर्ज करके उसको इतिश्री कर लिया जाता है, लेकिन मैं ये कहूँगा, उसमें मैं एक संशोधन करना चाहूँगा कि अपार्ट फ्रॉम दिस फॉल्ट ऑफ ड्राइवर, रोड इंजीनियरिंग को भी, जैसा कि सर ने बताया, रोड इंजीनियरिंग बड़ा महत्वपूर्ण वो है उसमें फैक्टर। अगर रिंग रोड वहाँ बन गई थी तो क्लोअर लीफ क्यों नहीं अभी तक बना, ये दिस इज अ बिग क्वेश्चन। ये जो रोड ओनिंग एजेंसी है, इसमें वो वहाँ क्लोअर लीफ टाइम से बन जाना चाहिए, जैसा कि सर ने फरमाया भी कि लंबे लंबे ट्रेलर्स यू टर्न लेते हैं। वो एक बड़ा वो बिग इशू है जिसको कि सॉल्व किया जाना बिल्कुल परम आवश्यक है। नंबर टू ये जो इस तरह की जो हैजार्डस गुड है, ये ज्वलनशील पदार्थ के लेके चलते हैं, इन वाहनों पे क्या हम कुछ इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज नहीं कर सकते, जैसे फ्लैशर लाइट हो, इस तरह का कोई फ्लैशर लाइट जला के जिससे सामने वाला चालक सचेत हो जाए। दूसरा, इनको ज़्यादातर जो ये फॉग में एक्सीडेंट होते हैं, इनको क्या हम रात्रिकालीन जो ऑड आवर्स होते हैं उसमें चलने से हम रोका जाए। आप देखिए कि एक गोल्डन आवर, एक शब्द होता है गोल्डन आवर भी नहीं मिला वहां पे। तो वहां घटना होते ही लोग इतना ज्यादा कैजुअलिटीज हुई। तो इस तरह की जो चीजें हैं, अपने को इसमें सुधार की आवश्यकता है। और उसके अलावा वाहन चालक का जो लाइसेंस है, उनका जो लाइसेंस है, पहले जो लाइसेंस था वो CMVR में प्रतिवर्ष जो हैजार्डस गुड मटेरियल जो लेके चलते हैं उनके चालकों के लाइसेंस प्रतिवर्ष रिन्यू होते थे और उनमें उनको रिफ्रेशर कोर्स करना पड़ता था। अब 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें 3 वर्ष के लिए कर दिया, हर 3 वर्ष बाद इनको रिन्यूअल कराना पड़ता है। इससे पहले प्रतिवर्ष वो रिन्यूअल करता था। तो ये मेरे ख्याल से ये इसको वापस से एक बार रिव्यू करने की आवश्यकता है। शांतनु भसीन जी, मैं यकीन से कह सकता हूं कि जो मोटरसाइकिल पर चल रहा था अपने परिवार को लेकर, वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जो बस में सो रहे थे वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, जो घरों में सो रहे थे वो भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं, और जो अपने परिवारों के साथ गाड़ियों से चल रहे थे यकीनन वो भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? जी देखिए, यहाँ पे बात उठाई जा रही है इंजीनियरिंग फॉल्ट की, पर मैं आपको बताना चाहूँगा ये स्थान जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, ये एरिया ब्लैक स्पॉट के रूप में आज से नहीं कई वर्षों से चिन्हित है, हाई फैटेलिटी जोन रहा है। पहली बात तो यह कि जब हाई फैटेलिटी जोन मालूम है तो आज तक क्यों नहीं काम हुआ था। अब आप कह सकते हैं कि साहब NHAI ने क्लोवर लीफ नहीं बनाई। जब NHAI ने क्लोवर लीफ नहीं बनाई तो आपने साइनेजेस क्यों नहीं लगाए? वो तो आपके अंडर आ सकता था ना। पुलिस ने वहाँ पे व्यवस्था क्यों नहीं की? एम्बुलेंसेस कितनी देर में पहुंची वहाँ पे? इन सब सवालों के भी जवाब चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सामंजस्य जो होता है कि भाई अगर वहां पे क्लोवर लीफ नहीं बनी है तो क्या वहां पे टर्निंग रेडियस प्रोवाइड कर दिया गया था? एडिशनल मैन पावर जो वहां पे टोल्स के जो कर्मी हैं वो वहां पे खड़े हुए थे ताकि इस तरह के एक्सीडेंट को प्रिवेंट करा जा सके। देखिए, तो नीरसता है इस विषय को लेके। अक्सर इस तरह की दुर्घटनाएं, बहुत दुखद दुर्घटनाएं होती हैं और किन शब्दों में इसके लिए उनकी पीड़ा को व्यक्त करा जाए समझना बड़ा मुश्किल होता है, परंतु बहस के बाद उसके ऊपर कुछ करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए जाते। ये स्थान आज से नहीं है, वहाँ पे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है। उसके बावजूद लगभग 2 वर्षों से वहाँ पे काम चले जा रहा है। कई बार इस पे कंप्लेन की जा चुकी है, कई बार इस बात को उठाया जा चुका है कि काम को टाइम बाउंड मैनर में खत्म क्यों नहीं किया गया है। आपको मालूम था कि वो एक्सीडेंट प्रोन जोन है तो वहाँ पे क्यों नहीं मेजर्स लिए गए थे? अब बड़ा आसान है कि एक जिम्मेदार डिपार्टमेंट बोले कि दूसरे डिपार्टमेंट की गलती है या इसकी गलती है, उसकी गलती है। ये तो मिलजुल के सबकी कलेक्टिव फेलियर ही माना जाएगा। ये इसको नियति कह के टाल तो नहीं दिया जाएगा। लगभग वही होता है हर बार।
मतलब बार कोई होगी। जिम्मेदार नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है। और ईश्वर जिम्मेदार है। ईश्वर ने सांसें दी, ईश्वर ने छीन ली, अब सर बाकी सब हमारे भरोसे था, जो हमारे भरोसेमंद किसी ने किया नहीं, ये मान ली। प्रत्यक्ष तो सामने ही है सर। एनएचआई कई वर्षों से वहां पे काम कर रहा है, इसके बारे में बहुत बार लोकल रेजिडेंट्स भी कंप्लेन कर चुके हैं, सरकारी स्तर पे भी आवाज उठाई जा चुकी है, पुलिस भी बोल चुकी है, पर 2.5 साल से काम नहीं ही हुआ है। और मालूम है आपको वहां पे टर्न, ये जो यू टर्न दिए गए हैं वहां पे, वो टेम्पररी यू टर्न हाईवे पे कैसे बना दिया आपने? इस तरह से किस तरह से बन गए वहां पे? नहीं, मैं यही तो सवाल कर रहा हूं सर। एक वॉलेट चोरी हो जाए ना, पर्स चोरी हो जाए जिसमें मैं 100-200 रुपए हो, तो उसके लिए भी कोई जिम्मेदार होता है, जिसके लिए एक शब्द होता है चोर। यहां तो 11 लोगों की सांसें चुरा ली गई हैं सर। कितनों की सांसें छोड़ सकती हैं, ऐसी स्थिति में बने हुए हैं। कोई चोर नहीं है उनकी सांसों का। सही बोल रहे हैं। और इसमें एक और बात देखिएगा कि विभिन्न विभागों का कोऑर्डिनेशन की मुझे क्लियर कट कमी दिखती है। ठीक है नितिन सारस्वत, क्योंकि ये राजनीति का मुद्दा बिल्कुल नहीं है, ये लापरवाही से जुड़ा मुद्दा है, और जो हर सरकार की नियति के अंदर है कि उन्होंने इनकी नियति में जिंदगी की जगह मौत लिख दी है। लेकिन बतौर विपक्ष क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जिन डार्क स्पॉट को पूरे प्रदेश भर के अंदर चिन्हित कर लिया गया है और सालों से चिन्हित किया हुआ है, उसके एक समाधान की दिशा में कम से कम विपक्ष या सरकार को इतना फोर्स करेगी, कम से कम इस पर काम कीजिए। देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि जो भी ये घटना हुई है, ये बहुत ही विभत्स है, बहुत ही दुखद है। मैं सबसे पहले तो जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ में भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो भी ये हादसे में घायल हुए हैं उनको जल्द से जल्द ईश्वर स्वस्थ करे, और जो उनके परिवार वाले हैं उनको ये दुख सहन करने की और ये पीड़ा सहन करने की शक्ति दे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जब ये घटना हुई उसके बाद में मैं बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, लेकिन प्रशासन उसके बाद में, जो घटना के बाद में जिस तरीके से मुस्तैद रहा, जिस तरीके से उसने कोशिश की, बचाने की कोशिश की, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हों चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी हों, वो गए, कंधे से कंधा मिला के पक्ष विपक्ष साथ खड़ा रहा और तमाम उन्होंने कोशिश की कि लोग पहुँचें। दोनों ही पार्टी के लोगों ने, वहाँ के लोगों ने, लोकल लोगों ने, और सब ने प्रार्थना की कि कैसे भी तरीके से जो डैमेज है वो मिनिमम हो सके। अब उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण है जो गोविंद डोटासरा जी ने सवाल किए कि ये जो हादसा हुआ इससे सबक लेने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है ये रातों रात नहीं हुआ है। इसके पीछे लगातार वहाँ के लोग हैं, उन्होंने कई बार ये संज्ञान में लाया कि किस तरीके से शार्प यू टर्न, जो अभी बताया कि वहाँ पे स्कूल भी है और इस तरीके का यू टर्न वहाँ पे कर दिया गया। दूसरा, उस यू टर्न पे कोई साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ है। तीसरा, क्लोवर लीफ तो वाली बहुत बड़ी बात है जिसकी डिमांड चल रही थी वो नहीं यू टर्न कब बना है वहां पे? आप सुनिए तो सही, आप पहले मेरी बात तो सुनिए एक बार, बस ऐसे ही बताइए ना। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि खुद वहां पे, छोड़िए उस जगह पे, और जो आगरा रोड है मैं उस पे कई बार खुद पर्सनली प्रदर्शन में शामिल हुआ हूं कि आज भी आप आगरा रोड पे जाओगे, लंबा लंबा जाम मिलता है, बड़े बड़े ट्रक वहां से लेते हैं, और हम लोगों ने खुद ने जाके प्रदर्शन किया। एनएचआई को कितनी बार कहा कि इसको कंप्लीट कर दीजिए, वो लीफ को जोड़ दीजिए, इसको सुरक्षित बना दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप मेरी बातें सुनिए। वहां पे लाइट जल रही थी, जो ट्रैफिक लाइट है वो भी नहीं जल रही थी। वो विधानसभा क्षेत्र किसका है? मुख्यमंत्री जी का है। उप मुख्यमंत्री जी उसी रास्ते से डेली अपने विधानसभा क्षेत्र जाते हैं, परिवहन मंत्री भी हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन वहां पे कोई संज्ञान लेना। आज वो एलपीजी उसके अंदर जुड़ गई, इसलिए ये आशा बड़ा हो गया। ऐसा नहीं, वहां हादसे नहीं हो रहे, वहां और भी हादसे हुए और लगातार हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं इस तरफ जो कट है आगरा रोड, उस पर भी हो रहे हैं, केवल उधर नहीं, उधर भी हो रहे हैं। और हम लोगों ने लगातार ये सवाल उठाए। जब ईपी पे इसी तरीके का एक एक्सीडेंट जोन जो बताया था, आप बता रहे हो कि जो सेंसिटिव एरिया है वहां पे एनएचआई की पूछ रहा हूं कि ये कब बना, यू टर्न कब बना? ये यू टर्न, इसमें तो काम चल रहा है। ये यू टर्न एनएचआई ने बना दिया। हमने लगातार इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाई कि इस तरीके का यू टर्न नहीं होना चाहिए, ये क्लोवर लीफ जुड़नी चाहिए। मैं आपको क्या कह रहा हूं? चलिए, हो सकता है कि मेरा सवाल आपको अलग लगे। जब एक पैसों से भरी हुई गाड़ी जा रही होती है ना, तो उसको पूरे तरीके से मॉनिटर किया जाता है, और कई बार मैंने देखा है कि उसके आगे पीछे भी गाड़ियां चल रही होती है, क्योंकि उसमें पैसा भरा हुआ है। यहां तो मौत भरी हुई है सर, इन टैंकर्स के अंदर साक्षात मौत है। तो क्या ये नहीं होना चाहिए कि जब भी इनकी मूवमेंट हो, इनको आगे और पीछे से टारगेट किया जाए, ताकि अगर कोई अनहोनी भी होनी हो तो उसको मिनिमाइज किया जाए, उसको रोका जाए। और साथ में बहुत अच्छी बात आपने कही कि भाई एम्बुलेंस चलती है तो एक सिग्नल के साथ, फायर ब्रिगेड चलती है तो एक सिग्नल के साथ, एक आवाज के साथ। तो ये क्यों नहीं चल सकती? इस तरफ क्यों ध्यान नहीं है? मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ऐसे जो व्हीकल्स हैं जो डेंजरस गुड्स लेके जाते हैं, जिनमें जिंदगियां भरी हुई हैं, जो आपने कहा जी, वो उनको बिल्कुल प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में चलना चाहिए। उनके आगे पीछे भी गाड़ियां चल सकती हैं, उनके ब्लिंकर्स भी जल सकते हैं, लेकिन विशेष तौर से ये है
कि ये जब भी, क्योंकि ये एक स्थान की बात नहीं है, यदि हम प्रिंसिपली बात करें तो ये पूरे देश में, प्रदेश में, सब जगह जहाँ भी मूवमेंट होता है गुड्स का, वहाँ जो जैसा अभी कहा गया कि ड्राइवर्स की भी ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, और ड्राइवर्स के साथ साथ जो है वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स, दूसरे जो ड्राइवर्स हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि यदि कोई ब्लिंकर्स के साथ में गाड़ी चल रही है, रेड ब्लिंकर्स के साथ में, जैसे एम्बुलेंस के बारे में सबको मालूम है, लेकिन इन गाड़ियों के बारे में अभी तक किसी की कोई अवेयरनेस नहीं है। तो जो सामने से ट्रक आ रहा था, जिस ट्रक से इस टैंकर की भिड़ंत हुई, शायद यदि इनके चारों तरफ ब्लिंकर्स लगे होते तो वो अपनी गाड़ी को, अपने ट्रेलर को थोड़ा और धीमे करते, या वहां इतनी जोर की टक्कर नहीं होती। चलिए एक और सवाल सर, ये कैसे तय होता है कि भाई आगे जो गाड़ी चल रही है वो ज्वलनशील पदार्थ से भरी हुई है या खाली चल रही है? सर वो तो ब्लिंकर्स में भी, जैसे एम्बुलेंस के ऊपर एक, नहीं अभी की बात कर रहा हूं सर मैं। हो सकता है ट्रक वाले को लगा हो कि भाई कुछ नहीं हो, खाली करके आ रही हो, उसने ध्यान ही ना दिया हो। नहीं, चाहे खाली भी करके आ रही हो, तो मैं आपको ये बता दूं कि खाली टैंक में भी, खाली जो टैंकर होता है उसके अंदर भी रेजिडुअल एलपीजी होती है। तो ऐसा नहीं है कि वो, ठीक है कि वो हादसा कम भीषण होता, शायद रिसाव होके रह जाता, किंतु ऐसा नहीं है कि उसमें एलपीजी बिल्कुल नहीं होती है। तो हमारा ऐसा मानना कि वो खाली टैंकर है या खाली सिलेंडर है, वो भी मैं कहता हूं साहब। नहीं, मैं तो ये प्रोग्राम इसलिए कर रहा हूं सर क्योंकि हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभा लेगा ना, तो दो फायदे होंगे, एक घटना नहीं होगी और दूसरे को कोसना नहीं होगा। सर इसमें क्या ये हो सकता है कि राजस्थान के अंदर जितने भी इस तरीके के परिवहन चले, मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा क्योंकि उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है, क्या राजस्थान में ये व्यवस्था हो सकती है कि सब पर ब्लिंकर लगे, सरकार के सहयोग से लगे या परिवहन विभाग के सहयोग से लगे या इंडिपेंडेंटली आप लगाएं, और उसके अलावा आगे पीछे से प्रोटेक्शन हो? ये संभव है या नहीं? बस बिल्कुल संभव है, और इसको मेरे ख्याल से तो तुरंत ही इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। आपने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया, और इसी के साथ जैसे आपने अभी कहा कि एम्बुलेंस में भी लगी होती है, पुलिस जीप हमें दूर से अपने रियर व्यू मिरर में नजर आती है, इसी प्रकार से ये गाड़ियां जो हैं बिल्कुल आम नजर आनी चाहिए। यशपाल शर्मा जी, परिवहन निरीक्षक के तौर पर भी बहुत सी जिम्मेदारी आपकी, और परिवहन विभाग की भी बहुत सी जिम्मेदारी, और पुलिस विभाग की और परिवहन विभाग की अलग से भी जिम्मेदारियां हैं। भाई राजस्थान को लेकर हम भी तो अपने फैसले खुद ले सकते हैं ना। किसी को बुरा कहना है कहे, किसी को कह रहा है कि नहीं मत तानाशाही हो रही है तो कहे, मूल रूप से जिंदगियां बचनी चाहिए सर। तो क्या ये कठोर फैसले राजस्थान सरकार या परिवहन विभाग लेने को तैयार है कि भाई हम यहां नहीं होने देंगे, हम एक अलग से सिग्नल तैयार करेंगे जो बसता हुआ जाएगा, हम उसको आगे पीछे से टारगेट करेंगे, कैरगेट करेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे? दोबारा थोड़ी ना इस मंजर को देख सकते हैं सर। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। मैं आपको पहली चीज़ तो ये बताना चाहूँगा कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में ऑलरेडी इन चीज़ों का प्रावधान है कि जो ये इस तरह से ज्वलनशील पदार्थ लेके जो टैंकर चलते हैं, इनमें सेफ्टी इक्विपमेंट्स होना अति आवश्यक है, और जो ऐसे सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो कि फायर और इस केस में उनको प्रिवेंशन कर सकें टाइमली। और दूसरा, आगे और पीछे मेंशन होता है, जैसे कि अपन रोड पे देखते हैं ज्वलनशील, अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ वगैरह लिखा रहता है, उसमें सारी चीज़ें हैं। मेन चीज़ मैं जो कहना चाहूँगा, वापस से मैं कहना चाहूँगा कि जब भी कोई हाईवे बनता है तो सबसे पहले जो उसकी डीपीआर जो बनाई जाती है सर, जो डीपीआर बनाई जाती है वो बहुत ढंग से बनानी चाहिए। जैसे बाद में जो कंस्ट्रक्शन होता है, बाद में कंस्ट्रक्शन करते हैं, उससे पहले ही क्यों नहीं प्रॉपर डीपीआर बनाते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल ये भांकरोटा से अगर ये फ्लाईओवर पहले अगर प्लान हो जाता पूरा, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो कनेक्टिविटी है, ये इश्यूज नहीं होते। या रिंग रोड का जो प्लानिंग है, रिंग रोड का जो एग्जीक्यूशन है, वो पहले कर सकते थे टाइमली। तो ये जो रोड का जो एक्चुअल में रोड पे जो ट्रैफिक वॉल्यूम है वो पिछले 15-20 सालों में बहुत मल्टीपल्स में बढ़ा है। उसके अनुपात में प्लानिंग का थोड़ा सा प्लानिंग का लैक ऑफ प्लानिंग है। हाईवेज, हालांकि अभी अच्छे हाईवेज बन रहे हैं, सारी चीजें हैं। दुर्घटना का सबसे बड़ा, शांतनु जी ये तो पहले से ब्लैक स्पॉट है ना भाई। हाँ, ब्लैक स्पॉट है ना। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, क्या कर लिया मैं सर एक चीज और कहना चाहूंगा ब्लैक स्पॉट के लिए। ब्लैक स्पॉट के लिए मॉर्थ बहुत अच्छा फंडिंग करता है ब्लैक स्पॉट की रेमेडी के लिए। ब्लैक स्पॉट में दो तरह की रेमेडी होती है, एक तो होता है शॉर्ट टर्म मेजर, एक होता है लॉन्ग टर्म मेजर। लॉन्ग टर्म मेजर तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि हाईवे को वापस से डिजाइन करना और रीअलाइनमेंट करना, उसमें देयर आर सो मेनी इश्यूज। लेकिन जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, जैसे कि सर ने कहा वो लाइटिंग वगैरह, वो नहीं चाहिए। दूसरा, कंस्ट्रक्शन जो जहां भी हाईवे पे कंस्ट्रक्शन होता है उसके लिए इंडियन रोड कांग्रेस ने मापदंड बनाए हुए हैं, IRC SP 55। आप देखेंगे नॉर्मली
रहा है, उसका मैं बस follow नहीं इतना होता है। जानना चाह रहा हूं भाई, नियम तो सारे ही हैं, नियम तो है ना सारे, तो हो क्यों रहा है सर ये? कौन जिम्मेदार है इसके लिए फिर? इसके बैकग्राउंड में मैं यशपाल जी पे प्रश्न नहीं उठाना चाह रहा जी। बट रोड सेफ्टी सेल के अंडर ये रिपोर्ट कम से कम 5 साल पहले से थी कि ये ब्लैक स्पॉट है। तो आप बताएं सर क्या क्या वहां पे आपने करे थे, ब्लैक स्पॉट पे ब्लैक, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। क्या क्या किया था? जैसे आप बता दें कि ये 5 मेजर्स ले चुके जो हैं। ब्लैक वो मेजर एनएचआई लेगी, नहीं सर, ये अर्बन एरिया में आता है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ले सकता है, ये म्युनिसिपैलिटी एरिया में आता है। नो नो नो, बिल्कुल आता है सर। हाईवेज स्पीड लिमिट डिसाइड कर सकते हैं, हाईवेज जो ट्रांसपोर्ट जितने भी डिपार्टमेंट वहां पे सर, स्पीड मैं लिमिट इसमें एक डिसाइड बार कर सकता है। आपसे मैं आपको बता जी, देता हूँ क्या क्या मेजर्स हो चुके हैं और क्या क्या मेजर्स सजेस्टेड है। इंजीनियरिंग मेजर्स वुड बी टेकन बाय एनएचएआई। एनएचआई स्पीड लिमिट could have been decided by transport department in that area. स्पीड लिमिट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वहां पे और निर्णय, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, आरटीओ भी ले सकता है वो वाला निर्णय। वहां पे स्पीड कामिंग मेजर्स के लिए कुछ वहां पे आपके ड्राइवर्स के चेकिंग के प्रोविजंस किए जा सकते थे। लोकल जो वहां पे ट्रांसपोर्ट फ्लो होता है, लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए उनके लिए ऑल्टरनेट रूट के लिए व्यवस्था है, ये तो लोकल कोऑर्डिनेशन में भी हो सकता था। और वहां पे वापस से पार्टी के स्तर पे मतलब संवेदना वाली बात है। पर एक प्रश्न और आता है कि वापस से ये ब्लैक स्पॉट वापस से 5 साल से आइडेंटिफाइड जब था तो इससे पहले वाली गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए थे उस पर? आज तो हम कह सकते हैं क्लोवर लीफ नहीं बना, पर क्लोवर लीफ आज ही नहीं बना ऐसा नहीं हुआ है, काफी सालों से नहीं बना था। हम आज कह सकते हैं कि आगरा रोड पे कट नहीं बने हुए, आगरा रोड लेकिन आज नहीं बनी है, 5-6 सालों से बनी हुई है। तो उस पर क्या हुआ है ये प्रश्न लेकिन इस सर समय मैं पे उठाया इंजीनियरिंग के उस पर तो जा ही नहीं रहा हूं, क्योंकि हमारे इंजीनियर शायद किताबों में पढ़ते हैं और विदेशों से ज्ञान लेकर आते हैं, उसके बाद फिर यहां बनाते हैं। और उसका सर्वोच्च उदाहरण है बीआरटी। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ड्राइविंग ही भूल गए वो, और ये यहां नहीं सर, दिल्ली जाकर देख लीजिए, वहां का भी यही हाल है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं और जो बन चुका है उस पर कुछ तो ऐसा किया जाए ना कि जिंदगियां ऐसे खत्म ना हो। मेरा सिर्फ इतना कंसर्न है, और मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि क्या शांतनु जी ये मुमकिन है कि हम दिल से सोचें, दिमाग से नहीं? क्योंकि दिमाग से सोचते हैं ना तो हम कैलकुलेटिव होते हैं सर, और सोचते हैं घट गया ना घटना था तो मर गए, आगे देखेंगे कभी फिर होगा, फिर इतनी संवेदनाएं दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है? ज्यादा हुआ तो मुआवजा बढ़ा देंगे, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन गंभीरता से दिल से कोई काम नहीं करता है सर। एक दो आपको जल्दी से सॉल्यूशंस बता देता हूं। आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की से शर्मा जी शायद उससे परिचित होंगे। एआई इनेबल्ड टेक्नोलॉजी से ड्राइवर की मॉनिटरिंग भी होती है, व्हीकल की मॉनिटरिंग भी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट भी मॉनिटर हो जाती है। इसको आप सेंट्रली भी मॉनिटर कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी मॉनिटर कर सकते हैं, इसका यूज किया जा सकता है। दूसरी बात है यहाँ पे ये भी देखा जाना चाहिए कि व्हाट वाज द ड्राइवर की कंडीशन क्या थी, फैटिग फैक्टर क्या था, वो बहुत थका हुआ था, दो गाड़ियां भिड़ी हैं, उनमें से ड्राइवर्स की कंडीशन क्या थी, इस पे भी थोड़ा सा होना चाहिए। तीसरी बात जिसका आगे से ध्यान रखें, अब इसके बारे में कहते हुए कि जब भी इस तरह का कार्य हो तो उसमें विभिन्न जो रोड ओनिंग एजेंसीज हैं, पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई, जेडीए, ये सब कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के थ्रू मिले, एनफोर्समेंट एजेंसीज, ट्रांसपोर्ट और पुलिस के साथ मिलके, तो सॉल्यूशन निकल सकते हैं। हमेशा ये होता है कि समस्या खड़ी होने के बाद उसके उपाय के हम लोग कोशिश करते हैं कि कहां से निकाला जाए। सर ये तो होने वाला इंटरेस्टिंग, मैं बता रहा हूं, हर हादसे के बाद एक रिपोर्ट तैयार होती है, ऐसे कहा जाता है। उस रिपोर्ट में क्या है मुझे नहीं पता आज तक, और कहा जाता है कि हर एक ब्लैक स्पॉट पर हादसे के बाद वो क्यों घटना घटी उसको लेकर रिपोर्ट होगी, और वो घटना आगे से ना घटे उसको लेकर वहां पर कई तरीके के काम किए जाएंगे। होते नहीं है, मैंने नहीं देखा है कभी, और इसलिए इस तरीके के हादसे होते हैं। नितिन, फाइनल कमेंट, क्योंकि मैं कह रहा हूं यह जिंदगियों का सवाल है, सियासत का नहीं है। देखिए विजय जी, सबसे पहले तो मैंने ना तो सियासत की, ना कांग्रेस पार्टी ने, और ना यह सियासत करने का कोई टॉपिक है, ना ये दिन है। मैं जो क्वेश्चन जो उठाए, जो मुद्दे उठाए, वो इसलिए उठाए ताकि आगे से किसी भी परिवार वाले को अपने सदस्यों को इस तरीके से ना खोना पड़े। मैं आपको फिर से एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने कहा कि हमने वहाँ प्रदर्शन किए, अभी कुछ दिन पहले और उससे पहले हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के लिए लगातार सवाल उठाए। वहाँ पे 50 से ज़्यादा लोगों की दौसा में जान जा चुकी है। 1 लाख करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट था, 10 साल की गारंटी थी, 1 साल के अंदर हो गया। उसके अंदर हमारे तमाम मांग उठाने के बाद में भी 1 साल के अंदर कौन जिम्मेदार है ये तय नहीं हुआ है, और एक जांच कमेटी बन गई है, उसका कोई रिपोर्ट नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज मैं इस प्रोग्राम में किसी का शुक्रिया नहीं करने वाला कि आप आए प्रोग्राम में, आपका शुक्रिया बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी है जिंदगियों को बचाने की, हमारी भी जिम्मेदारी है। हम भी इस घटना को सिर्फ आपके सामने रखकर और 2 दिन इस पर खबर चलाकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि फिर कहीं हादसा हो सकता है। हम सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, ताकि आप सोचिए, सोचने का वक्त नहीं मिला होगा उन जहन को जिनके पूरे के पूरे जिस्म पल भर में कंकाल में तब्दील हो गए। और आज सोचिए, एक व्यक्ति जो जीता जागता घर से निकला,
आज वो एक पोटली में अस्थियों के तौर पर है और उसको पहचानने के लिए डॉक्टर्स जद्दोजहद कर रहे हैं कि ये कौन है। आप सोचिए जरा, हमें इन चीजों को रोकना चाहिए और मैं फिर कह रहा हूं, हमें दिमाग से नहीं दिल से काम करना पड़ेगा, तब जाकर स्थिति बदलेगी।